नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी दर 29% पहुंच चुकी है, वो भी उन लोगों में जिनके पास ऑलरेडी ग्रेजुएट डिग्री है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। इतने सारे लोगों को आटा, चावल, दाल, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, टी शर्ट, जूता, स्कूल, हॉस्पिटल, फिल्म, टीवी, स्कूटर, अखबार और न जाने क्या क्या चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। विदेशी कंपनियां यहाँ आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट करती हैं, जिनमें से कुछ कंपनी तो ऐसी हैं जो सिर्फ चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। पेप्सी को देखो, उसकी लेटेस्ट आरओ फाइलिंग के अनुसार भारत में उसका ईयरली रेवेन्यू 8,000 करोड़ का है। कोका कोला को देख लो, भारत में उसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ से ज्यादा का है और देश के युवा को 12,000 की नौकरी भी नसीब नहीं हो सकती। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और सरकार कह रही है कि जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन इस इकोनॉमी में आपके लिए क्या है? आखिर कौन छीन लेगा आपकी नौकरी को और कौन खा गया आपके काम धंधे को? आइए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को गहराई से। इस प्रॉब्लम की असल वजह क्या है और इसका सैल्यूशन क्या हो सकता है। ये केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हमें भी देखना होगा कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। हरियाणा और राजस्थान की सच्चाई क्या है पता है आपको? दोस्तों, हरियाणा और राजस्थान आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। दिसंबर 2022 के CMI डेटा के अनुसार हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 31% से ज्यादा है और राजस्थान में 30% से ज्यादा है। यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर है। लेकिन ये बात सिर्फ हरियाणा राजस्थान की नहीं है। हमारे सारे न्यूज चैनल या तो बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, और करेंगे तो पूरी जान लगा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो, इन्होंने करीब 2 साल पहले प्रोग्राम किया था कि सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। ये तो आम जनता को डांटने लग गई और कहने लग गए कि आपको सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि आपको ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी। यहाँ ये कह रहे हैं कि यूथ स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड न होना भी एक बहुत बड़ी वजह। इसके पीछे जिम्मेवारी किसकी है? सुधीर भाई, क्या ये मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी जी का स्किल इंडिया, क्या वो भी एक जुमला था? भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां जी भर। मतलब सुधीर भाई के अनुसार आप लोग देश के युवा कामचोर हो, आलसी हो। आइए दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी नौकरियों की जरूरत है देश में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर 2021-22 की रिपोर्ट देखो। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ एडमिशन हायर सेकेंडरी में 2,85,00,000, यानी कि करीब करीब इतने बच्चे हर साल हायर सेकेंडरी स्कूल से एनरोल करते हैं। क्या इतनी नौकरियों की जरूरत है हमें? एक्चुअली में हर साल हमें यहाँ उन स्टूडेंट को भी कंसिडर करना चाहिए जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। पहले ही UTISC रिपोर्ट के अनुसार क्लास 10th के बाद करीब करीब 12% रेट सेकेंडरी लेवल पर, और इससे पहले अपर प्राइमरी लेवल पर 3% का ड्रॉप आउट रेट है और प्राइमरी लेवल पर भी 1.45% का ड्रॉप आउट रेट है। इसी साल की इस रिपोर्ट को देख लीजिए, करीब 35 लाख 10th ग्रेड स्टूडेंट 11th ग्रेड में पहुंच ही नहीं पाए। तो अगर हम 12th पास और 12th फेल और इन सारे ड्रॉप आउट्स को कंसीडर करेंगे तो कुल मिलाकर जो नंबर निकल कर आता है वो 3.3 या 3.4 करोड़ के आसपास होगा। इनमें से ज्यादातर 12th पास स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। लेकिन क्या हमारे देश के सारे कॉलेजों में इन करोड़ों लोगों को सीधे तौर पर एडजस्ट कर पाना पॉसिबल है? पहले मेडिकल एजुकेशन का एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जुलाई 2023 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्लियामेंट में बताया कि पूरे देश में करीब 1,08,000 MBBS की सीटें हैं। इसके अलावा कुछ और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS की सीटें भी हैं। टोटल नंबर ऑफ सीटें टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर MBBS प्लस BDS की सीटें 1.4 लाख के आसपास हैं। लेकिन नीट UG 2023 में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 20 लाख से ज्यादा थी। यानी कि अगर 15 लोगों को डॉक्टर बनने का एम्बिशन है तो उनमें से सिर्फ 1 को ही सीट मिल सकती है। PG सीट्स का नंबर इससे भी कम है, केवल 67,800। इसका मतलब यह है कि देश में डॉक्टर बनने वाले कैंडिडेट्स की सप्लाई भरमार है। ढेरों लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे देश में डॉक्टर की बहुत ज्यादा डिमांड भी है और डॉक्टर्स की सख्त कमी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में सरकार द्वारा इतना एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं बनाया गया। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भारी कमी है। इस प्रॉब्लम का एक दूसरा पक्ष भी है हमारे देश में। जितनी टोटल मेडिकल सीटें हैं उनमें से आधी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में है और बाकी आधी प्राइवेट कॉलेजों में है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की फीस इतनी ज्यादा होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार VDI पाटिल मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में है
सबसे महंगी MBBS की डिग्री ऑफर करता है, जिसकी कीमत 1.4 करोड़ के आसपास है। दिसंबर 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन ने पार्लियामेंट में एक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करे थे, जिसमें बताया गया था कि मीडियन फीस किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देश में 11.5 लाख पर साल है। यानी कि पूरी डिग्री की मीडियन फीस करीब 60 लाख रुपए होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस इससे भी कहीं ज्यादा है, लगभग 1 करोड़ से प्लस, जहां पर ईयर फीस 21 लाख से ज्यादा है। तो देश में ऐसे कितने परिवार हैं? भारत में केवल कुछ ही लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। 2022 की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इनक्वालिटी इन इंडिया के अनुसार 90% भारतीयों की पर मंथ इनकम 25,000 से कम है। इसका मतलब यह है कि 90% देशवासी इन कॉलेजों की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये जानकर कई लोग बहाना बनाएंगे कि सबको डॉक्टरी क्यों बनना है, तो आइए इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं। साल 2022 दिसंबर में हमारे मिनिस्टर स्टेट ऑफ फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इवन इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें नीचे आ रही हैं। 2017-18 में 14 लाख से ज्यादा सीटें थी, ये नीचे गिरकर 2021-22 में सिर्फ 12 लाख के आसपास रह गई हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम के पीछे एक और कारण है। 2017-18 में आधी से ज्यादा सीटें खाली गई थी। 2018-19 में 48% सीट्स वैकेंट थी। 2021-22 में करीब 33% सीट्स वैकेंट थी, यानी कि करीब 4,21,000 सीट्स खाली थी। यहाँ भी सप्लाई की कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोग देश में इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी सीटें खाली क्यों जा रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में? इसके पीछे 4 कारण मेन है। पहला, हाई फीस। पिछले कुछ सालों में IIT जैसी प्रमुख कॉलेजों की फीस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। साल 2016 की इस न्यूज आर्टिकल पर नजर डालें। IIT की फीस ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई है और अब 90,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अगर 4 साल की बीटेक की डिग्री करते हो तो उसके लिए आपको 8 लाख से ज्यादा पे करना पड़ेगा। वहीं अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें तो ये फीस करीब 20 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। दूसरा कारण, चाहे आप कितनी भी ज्यादा फीस क्यों ना पे करें, ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लो होती है। ज्यादातर केसों में सब स्टैंडर्ड फैकल्टी होती है, जिनको या तो बहुत कम पे किया जाता है या फिर वो क्वालिफाइड ही नहीं होते होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जून 2023 के डेटा के अनुसार देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में केवल 44% फैकल्टी के पास PhD है और मात्र 55% के पास मास्टर डिग्री है। ये चिंता का विषय है। इन कॉलेजों में ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट भी कैसे किया जा सकता है? इसके अलावा ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजों में फैकल्टी की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है। दिसंबर 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लोकसभा में बताया कि करीब 4,500 फैकल्टी पोस्ट हमारे IIT में खाली पड़े हैं। साल 2021-22 में आमतौर पर 40% टीचिंग पोजीशंस वैकेंट थी। अगर IIT जैसी कॉलेजों की ये हालात है तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजों के क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। देश में ज्यादातर कॉलेजों के पास रिसोर्सेज तक नहीं है। 2019 में AICTE ने डिसाइड किया कि देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 40,000 सीटें रिड्यूस कर दी जाएंगी, क्योंकि इनके पास ना तो प्रॉपर फैकल्टी है और ना ही प्रॉपर रिसोर्सेज है। साल 2022 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने एक फिजिकल इन्फेक्शन किया, पाया कि तमिलनाडु में 50% से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंपलसरी रिसोर्सेज तक नहीं है। पिछले साल 37 इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु में ऐसे थे जिसमें एक भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं किया गया। जब देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों की इतनी हालात खराब होगी, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर इंजीनियरिंग भारत में जॉब पाने के काबिल नहीं होते। साल 2019 में एस्पायरिंग माइंड्स नाम की एक कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भारत में इंटर्नशिप ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्किल्स नहीं आता जो उनको जॉब लेने में हेल्प कर सके। सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों में अच्छे एजुकेशन और रिसोर्सेज नहीं होंगे और अगर स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो उनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इससे भी कम लोग, केवल 3% इंजीनियर के पास ही टेक्निकल स्किल्स होती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस और मोबाइल डेवलपमेंट। इसका नतीजा ये है कि 80% से ज्यादा भारतीय इंजीनियर रोजगार के योग्य नहीं है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो आलसी हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी है और देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्लीट फैकल्टी और ढंग के रिसोर्सेज की कमी है। और अब ऐसी कंडीशन में कुछ लोग कहेंगे कि इंजीनियरिंग के पीछे ही क्यों पड़े हो, कुछ और कर लो। चलो आप ITI ज्वाइन कर लो। ITI जहाँ पर आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, ऑप्शन बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल हैं, चलो इसे भी देख लेते हैं। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा को बताया, दिसंबर 2021-22 में भारत में लगभग 15,000 ITI है। इन सब ITI की कुल मिलाकर सीटिंग क्षमता लगभग 25 लाख है। मेडिकल में कुल मिलाकर सीटों की संख्या लगभग 5 लाख है, जबकि इंजीनियरिंग की बात करें तो कुल सीटों की संख्या लगभग 12 लाख है। अगर हम ITI की 25 लाख सीटों को और सभी के पास बेहतर स्किल्स है तो भी क्या इन सबको जॉब मिल पाएगी?
मेडिकल की 5 लाख सीट और इंजीनियरिंग की 12 लाख सीटों को अगर हम तीनों को मिलाकर प्लस करते हैं तो ये 50 लाख सीटें भी नहीं बनती है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था आपको कि देश में कुल 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट निकल कर आते हैं और बाकी करोड़ों छात्रों का क्या होगा, वो कहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। अगर हम ITI की बात करें तो 25 लाख सीटों में करीब करीब 50% सीटें खाली पड़ी हैं। इनसे ग्रेजुएट करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों की तरह यहाँ भी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादातर ग्रेजुएट जॉब के लायक ही नहीं होते। अगर हम ये मान लेते हैं कि जितनी सीटें अवेलेबल हैं वो सभी फुल हो जाती हैं और उनको टॉप क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है ना। जुलाई 2023 के CMI डेटा के अनुसार हमें पता चलता है कि भारत के मैन्युफैक्चर सेक्टर में 2016 में 5 करोड़ से ज़्यादा नौकरी थी, लेकिन 2023 में ये नौकरियां घटकर सिर्फ 3.6 करोड़ रह जाती हैं। जी हाँ, सही सुना दोस्तों आपने, मैन्युफैक्चर सेक्टर में 30% से ज़्यादा जॉब कम हो गई हैं। ऊपर से जिन लोगों के पास नौकरी है उन लोगों की नौकरी भी सेफ नहीं है। इन रिपोर्ट्स को देखिए। मई 2020 में CMI रिपोर्ट्स के अनुसार 12 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने अपनी जॉब खोई थी, जब अप्रैल में कोरोना वायरस लॉकडाउन लगाया गया था। और जून 2021 में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां खोई थी कोविड की दूसरी लहर के दौरान। 97% हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन कर गई थी। अब आप बोलोगे कि मैं कोविड की बात क्यों कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कोविड के बाद मई 2023 में इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने बताया कि 6% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अपनी नौकरी खो चुके हैं। मार्च के क्वार्टर में भारत के IT सेक्टर में जून 2023 तक 11,000 से अधिक इंडियन एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया था और अगस्त 2023 में तो ले ऑफ की सुनामी आ गई थी और टेक कंपनियों ने 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नौकरी से बाहर निकाल दिया। इसकी वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में भारी चिंता और तनाव का माहौल बन गया है, क्योंकि TCS, विप्रो और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अक्टूबर 2023 में कैंपस हायरिंग शुरू ही नहीं की है और 5 में से 4 IT कंपनियों के हायरिंग नंबर नेगेटिव में चले गए। यहाँ चल क्या रहा है? इंडियन इकोनॉमी GDP ग्रोथ रेट तो नेगेटिव में नहीं है और ना ही ये कंपनी लॉस में जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप TCS का प्रॉफिट देखोगे तो 9% पर ईयर ग्रोथ रेट दिखाता है, जिससे उनको 11,300 करोड़ का प्रॉफिट होता है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार भारत वर्क पैलेस बर्नआउट में दुनिया में सबसे ऊपर है। 62% एम्प्लॉइज वर्क पैलेस एक्जाइनेशन की रिपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पर जापान आता है, जहां पर यह नंबर 61% है। और ये इकलौती ऐसी रिपोर्ट नहीं है, पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने यही कारण पॉइंट आउट किया है। सितंबर 2023 की एशियन मेंटल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के ज्यादातर कर्मचारी अपने वर्कलोड से थक जाते हैं। फरवरी 2021 ILO की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन वर्कर्स सबसे ज्यादा काम करते हैं और सबसे कम कमाते हैं। नारायण नारायण। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, लेकिन आज देश में ज्यादातर कंपनियों का यही रूल है, नया एम्प्लॉय को रिक्रूट मत करो क्योंकि उनको सैलरी देनी पड़ेगी। जितने भी मौजूदा एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर वजन डालो। अगर आपको लगे कि मौजूदा एम्प्लॉय पर ज्यादा ओवर वर्कलोड नहीं है तो और काम बढ़ाओ। लेकिन कॉस्ट कटिंग और काम ज्यादा करने के नाम पर कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। दुनिया भर में यही हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेजोन ने 2022 के पहले 3 महीनों में 27,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था और मेटा ने नवंबर 2022 से अब तक 21,000 से ज्यादा कर्मचारियों को जॉब से निकाल चुके हैं। कोको कोला कंपनी ने पिछले 10 सालों में कर्मचारियों का नंबर काफी कम कर दिया है। 2012 में US सिक्योरिटीज और एक्सेस कमीशन को बताया था कि कंपनी के पास 1,59,000 वर्कर हैं, लेकिन साल 2022 दिसंबर तक ये नंबर घटकर मात्र 82,000 रह गया। लेकिन फिर भी कंपनी का प्रॉफिट सैकड़ों अरब डॉलर तक बढ़ गया है। ITC इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और ये 25 से ज्यादा ब्रांड्स ओन करती है। सनफिस्ट बिस्किट, आशीर्वाद आटा, बिंगो, मेडंगल्स, ITC मौर्य जैसे बड़े बड़े होटल्स, 10 से ज्यादा सिगरेट के ब्रांड्स, क्लासमेट स्टेशनरी, ये सभी ब्रांड्स और प्रोडक्ट एक कंपनी के अंदर आते हैं और इनकी मार्केट कैप 5.4 लाख करोड़ की है। लेकिन ये सिर्फ 23,000 के आसपास एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। FMCG सेक्टर में एक और बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो 50 से ज्यादा FMCG ब्रांड्स को ओन करती है। क्लोजअप, लाइफबॉय, डव, पियर साबुन, क्वालिटी वाल्स, हॉर्लिक्स, रेड लेबल, ब्रू कॉफी, सर्फ एक्सल, और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.9 लाख करोड़ की है। इन कंपनियों का एनुअल टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन टोटल एम्प्लॉय सिर्फ 2,000 लोग हैं। तो इससे ये पता चलता है कि प्राइवेट नौकरियां, विशेष रूप से इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद मिलने वाली कॉर्पोरेट व्हाइट कॉलर जॉब भी काफी सीमित है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्किल्स की कमी के कारण नहीं है, बहुत सारे स्किल्स लोग भी नौकरी पाने के लिए इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। देश में प्रॉब्लम है कि नौकरियों की कमी है। फरवरी 2023 में RSS के चीफ मोहन भागवत ने एक पब्लिक फंक्शन में बताया था कि हर कोई नौकरियों के पीछे भागता है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां सिर्फ 10% के आसपास हैं, जबकि बाकी नौकरियां 20% के आसपास हैं। आगे वो बताते हैं कि दुनिया भर में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो 30% से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट कर सकती हो। असल में दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या 1947 में देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक है। अलग अलग समय पर यह समस्या घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे का मेन कारण है पार्टीशन। 1990 और 1991 में सरकार ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश तो की थी, लेकिन इसमें सरकार पूरी तरह से फेल रही। वर्करों के लिए स्पष्ट पॉलिसी नहीं बना पाई
और आज़ादी के बाद कोई भी सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना पाई जिससे सभी क्लासेज के लोगों को फायदा हो सके। एजुकेशन सिस्टम में सुधार न होना और स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का सही से लागू न होना एक बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह है। ज्यादातर इंडस्ट्री विकास बड़े बड़े महानगरों में हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार न होना एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। अगर सरकारों में कैपेबिलिटी नहीं होती है और नौकरियां देने के वादे क्यों करती हैं? सरकारी नौकरियों की बात करने वाले लोग अक्सर गांधी जी के चरखे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर रोजगार की बात की जाए तो गांधी जी का चरखा इन बड़ी बड़ी कंपनियों से कहीं अधिक रोजगार सप्लाई करता है। RI ग्रुप की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन हैंडीक्राफ्ट मार्केट साइज 2022 में $3.9 बिलियन का था, जिसको रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो अब आप सोच सकते हो यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लगभग 69 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर से एक बार फिर से कंपेयर करते हैं, वहाँ टर्नओवर है 58,000 करोड़ का और एम्प्लॉयमेंट 21,000 लोगों को मिल रहा है, और हैंडीक्राफ्ट मार्केट का साइज है 32,000 करोड़ का और यहाँ रोजगार 69 लाख लोगों को मिल रहा है, यानी कि 650 टाइम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिलता है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी इसी बात को हाईलाइट किया है। भले ही अनौपचारिक सेक्टर हमारे नेशनल प्रोजेक्ट में केवल 50% का सपोर्ट करता हो, लेकिन इसमें 90% मैन पावर है। यहाँ पर लिज्जत पापड़ और अमूल जैसे को भी बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने के लिए भारी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। कुछ लोग भले ही उनकी तारीफ करते हो, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अरबपति दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, लेकिन असल में वास्तव में जो देश को रोजगार दे रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं वो हैं ज्वाइंट वेंचर और माइक्रो इंटरप्राइजेस। देश के हर एक दुकानदार को और रेडी लगाने वाले को भी क्रेडिट यहाँ देना चाहिए। असल में जॉब क्रिएशन तो वहीं से हो रही है। हम सबका साथ सबका विकास और लोकल फॉर वोकल की जरूरत है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए स्लोगन है और जब बात इनकी आती है तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि इन स्लोगन को लागू करने में अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को सबसे पहले खाली पड़ी वैकेंसीज को भरना चाहिए। सरकारी नौकरियों की सख्त कमी है, लेकिन कम से कम जितनी है उन वैकेंसीज को तो फिल करना चाहिए। केंद्र सरकार के पास लाख से ज्यादा वैकेंसीज है और अलग अलग राज्य सरकारों में 60 लाख से ज्यादा जॉब वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। स्कूल से लेकर कोर्ट तक, पुलिस और मंत्रालयों तक हर जगह वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और एजुकेशन पर सख्त फोकस करने की जरूरत है। देश के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस और सरकारी इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना होगा। इसके साथ ही ढेर सारे नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे ताकि और सीटें मिल सकें। बहुत से लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं और देश में इंजीनियर और डॉक्टर्स की सख्त कमी भी है, इसलिए नए इंस्टीट्यूट खोलकर और मौजूदा इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ से वहाँ तक ट्रांजिशन पूरा करने के लिए एजुकेशनल और वैकेशनल इंस्टीट्यूट का होना आवश्यक है। इसके अलावा सरकार को एक बड़े स्केल पर एक्शन लेने की जरूरत है ताकि कोऑपरेटिव स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में अच्छी अर्थव्यवस्था मौजूद है और इन शहरों का मॉडल दूसरे शहरों में लागू करने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार की मौजूदा नीतियां और योजनाओं का भी इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। इन अचीवमेंट का जिक्र हुआ है तो स्किल इंडिया मिशन, सरकार की फ्लैग पॉलिसी, जिसका जिक्र सरकार की तरफ से कई बार किया जाता है। सरकार के डेटा के अनुसार अभी तक इस पॉलिसी का बेनिफिट 1,40,00,000 लोगों को मिला है और 54 लाख युवाओं को अप स्केलिंग और री स्केलिंग का फायदा मिला है, यानी 54 लाख युवाओं ने अपने वर्क फील्ड में नई स्किल सीखी है। कुल मिलाकर यहाँ सरकार ने बताने की कोशिश की कि उसने देश में जॉब को बढ़ावा दिया है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार बार बार एक और अचीवमेंट का जिक्र करती है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। साल 2023 हरियाणा SSC का एग्जाम 13,000 वैकेंसी, लेकिन एप्लीकेशन आते हैं 13 लाख से ज्यादा। कुछ दिन पहले यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, पद 60,000, एप्लीकेशन 50 लाख से ज्यादा। और CMI रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023 अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 20 से 24 की एज में 44.3% युवा बेरोजगार है और 25 से 29 की एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर 14% से ज्यादा है। और इन सब के बीच आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जिसका नाम है इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसने देश में युवाओं के हाल के बारे में एक बड़ी गंभीर बात सामने रखी है। देश के कुल बेरोजगारों में से 83% को समझने के लिए इससे पहले थोड़ी सी इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं, तभी पता चलेगा कि देश की ये प्रॉब्लम कितनी गहरी और कितनी विशाल है। यहाँ दो चीजों को समझना जरूरी है, इस पर ध्यान दीजिए। लेबर फोर्स और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। पहले लेबर फोर्स के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। हर एज ग्रुप का व्यक्ति काम नहीं करता, ऐसा संस्थाएं मानती हैं कि काम करने वालों की एज ग्रुप 15 साल से ऊपर होती है, जिसे हम वर्किंग एज ग्रुप भी कहते हैं। इस वर्किंग एज ग्रुप की कुल जनसंख्या में से जितने लोग काम कर रहे हैं प्लस जितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, इनका टोटल नंबर लेबर फोर्स कहलाता है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को समझते हैं। वर्किंग एज ग्रुप में से कितने % लोग लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, इसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। अब आते हैं बेरोजगारी की परिभाषा पर। इकोनॉमिक्स की भाषा में बेरोजगारी का मतलब है वो सिचुएशन जब लेबर फोर्स का कोई व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है और वो जॉब करने लायक भी है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे निकालते हैं बेरोजगारी की दर, यानी लेबर फोर्स में बेरोजगारों का प्रतिशत, इसे कहते हैं बेरोजगारी दर। लेकिन भारत के केस में असली प्रॉब्लम बेरोजगारी दर से नहीं है, बल्कि लेबर फोर्स से शुरू होती है। आपने बार बार एक शब्द का जिक्र सुना होगा,
डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि देश में जब वर्किंग पॉपुलेशन वही जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा होती है तब प्रोडक्ट की कैपेसिटी और बढ़ती है। और ये नॉर्मल सी बात है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। आमदनी और लेबर फोर्स की परिस्थिति क्या है? लेबर फोर्स से पता चलता है कि वर्किंग एज ग्रुप का कितना बड़ा हिस्सा काम कर रहा है और कितना नहीं कर रहा। वर्किंग एज ग्रुप का कितना बड़ा हिस्सा काम कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। CMI की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में वर्किंग एज ग्रुप जनसंख्या 79% है। भारत में 100 में से 79 लोग वर्किंग एज ग्रुप के हैं। देश की जनसंख्या कितनी है? 1,40,00,000। तो इस हिसाब से देश की वर्किंग एज ग्रुप का नंबर करीब करीब 111 करोड़ है। लेकिन CMI की जून 2023 की रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें 111 करोड़ नंबर में से 92% महिलाएं और 33% पुरुष न तो कोई जॉब कर रहे हैं और न ही कोई जॉब ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 111 करोड़ में से 55.5 लाख महिलाएं हैं और उतने ही पुरुष हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है। और इन 55.5 लाख महिलाओं में से लगभग 51 करोड़ महिलाएं और लगभग 18.5 करोड़ पुरुष ना तो कोई जॉब कर रहे हैं और ना ही कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो किसी जॉब में नहीं है। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि भारत में 2020 और 2022 के बीच में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महज 40% था, यानी कि वर्किंग एज ग्रुप और लेबर फोर्स के बीच 39% का फर्क है। इसका मतलब यह है कि वर्किंग एज ग्रुप की संख्या 111 करोड़ के आसपास है, पर इसमें सिर्फ 67 से 68 करोड़ लोग ही लेबर फोर्स में शामिल हैं। हालांकि CMI की रिपोर्ट्स के अनुसार लेबर फोर्स में 1 से 1.5% की ग्रोथ हुई है। CMI के अलावा भारत सरकार भी बेरोजगारी और लेबर फोर्स का सर्वे करती है। भारत सरकार की डेटा एंड प्रोग्राम मिनिस्ट्री द्वारा PLFS कंडक्ट किया जाता है। क्योंकि ये सर्वे हर साल किया जाता है, इसके अनुसार हमें दूसरी तस्वीर दिखाई देती है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2019-20 में 53.5% था, जो 2022 में बढ़कर 58% हो गया है। इन दोनों सर्वे के बीच में इतना फर्क कैसे है? बजाय सर्वे करने के तरीके में CMI और सरकार दोनों अपनी डेटा के मामले में रेस्पेक्ट संस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी दोनों के डेटा में फर्क है। हालांकि दोनों डेटा में से चाहे जो भी सही हो, एक बात तो साफ हो गई कि हम दुनिया के सबसे युवा देश होने के बावजूद भी कई देशों से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से साल 2022 में बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देश हमसे आगे थे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। बांग्लादेश में 59%, जापान में 62%, ऑस्ट्रेलिया में 66% और ब्राजील में 63% था। इस डेटा से हमें पता चलता है कि हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के मामले में कई देशों से पीछे हैं। हालांकि सरकार के हिसाब से बेरोजगारी का मतलब कुछ और ही होता है। बेरोजगारी की कैलकुलेशन 2 तरीकों से होती है, UPSS यानी यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडी स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस। पहले UPSS को समझ लेते हैं। UPSS वाला तरीका कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक साल में 30 दिन से ज़्यादा काम किया है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। वहीं करंट वीकली स्टेटस में बेरोजगारी मेजर स्केल थोड़ा अलग है। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते में 1 घंटे काम करता है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। यानी अगर किसी ने साल में 30 दिन से ज्यादा काम कर लिया है, भले ही बाकी के 10-11 महीने घर पर क्यों ना बैठा रहे, या फिर एक हफ्ते में 1 घंटे से ज्यादा काम किया हो, फिर भले ही पूरे हफ्ते घर पर खाली क्यों ना बैठे रहे, उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा, उसे नौकरीशुदा माना जाएगा। और लेबर फोर्स और नॉन लेबर फोर्स दोनों ही इससे जुड़े होते हैं। इसमें लगभग देश की 67% पॉपुलेशन है। अगर इसे कन्वर्ट करें तो करीब करीब 90 करोड़ लोग होंगे। इसमें से 20% लोग, या गिनती में कहें तो 18 करोड़ लोग, जो कि 6ठी पास भी नहीं है। और देश में 38% लोग 10th पास या 12th पास हैं, यानी लगभग 38 करोड़ लोग, यानी लगभग 34 करोड़ लोगों की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। और इसमें से लगभग 90 करोड़ की वर्किंग एज ग्रुप में मात्र 12% लोग ग्रेजुएट हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? सरकारी एजुकेशन सिस्टम के हालात एकदम बेकार हैं और देश के ज्यादातर गरीब परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। गरीबी की वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे काम करवाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ठेले पर ठेले का मालिक अपने बच्चों से वही काम करवाता है। कई बार गरीबी से मजबूर होकर लोग अपने बच्चों को होटल और ढाबों पर काम करने के लिए भेज देते हैं। सरकार की फेलियरता और गरीबों की मजबूरी के चलते देश की लो स्केल लेबर को एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देश में टेक्निकल एजुकेशन बहुत महंगा है। IIT, IIM जैसी प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, सबकी फीस लाखों में है। इकोनॉमिक्स का एक और बेसिक रूल है कि अगर देश में हाई स्किल लेबर होगा तो उस देश में टेक्निकल सेक्टर में इन्वेस्ट बढ़ेगा, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चर, सेमीकंडक्टर्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग। ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज्यादा होगी, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। और हाई स्किल्ड लेबर को सैलरी भी अच्छी मिलती है। ज्यादा आमदनी यानी मार्केट में ज्यादा डिमांड, तो डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिसमें और लोगों को भी नौकरी मिलेगी और देश में बेरोजगारी कम होगी। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए सरकारी नौकरी को भी 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। केंद्र सरकार में अप्रूव पदों की संख्या 39,77,000 है। जुलाई 2023 में सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि 1 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार में 9,64,000 पद खाली थे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनमें से 1 लाख से ज्यादा पद अकेले रेलवे में खाली थे। ILO 2021 की रिपोर्ट्स के अनुसार, जो दुनिया भर में जॉब करने वाले मजदूरों की हेल्प के लिए काम करती है, दुनिया भर में कुल 26% काम करने वाले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन भारत में ये डेटा बहुत ज्यादा है। भारत में 44% वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं।
जबकि हमारे पड़ोसी चाइना में 24% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं और बांग्लादेश में 37% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। CMI की रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022 में एम्प्लॉयड की संख्या 40 करोड़ से 60 लाख थी, जिनमें से सिर्फ लगभग 4 करोड़ महिलाएं थी, यानी कुल एम्प्लॉयड लोगों में 10% से भी कम हिस्सेदारी महिलाओं की थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 4 करोड़ महिलाओं में से 48% छोटी मोटी ट्रेडर या लेबर हैं, 18% फार्मर हैं और 4 करोड़ महिलाओं में से 23% महिलाओं के पास सैलरी जॉब और एक फिक्स इनकम है। यहाँ के गरीब लोग बस इंतजार नहीं कर सकते कि किसी दिन किसी सेठ की नजर पड़ेगी इनके गांव पर, वो आकर यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और हमें नौकरियाँ देंगे। ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। सरकार को यहाँ इंटरफेयर करना होगा। वर्तमान में सरकार केवल लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन सरकार को प्रोडक्शन के साधन और स्टोरेज स्पेस और मार्केट मैकेनिज्म प्रोवाइड करने होंगे। अमेरिका में जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आई थी और चाइना में माओ डोंग के द्वारा जो स्टेलमेट लाया गया था, ऐसे टाइम पर सरकारों ने बड़े स्तर पर इंटरफेयर किया था। इसी तरह हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है। फिर सिंगापुर में 1960 के दशक में जो स्लम जैसी कंडीशन बनी थी, ये सब तब सुधरी थी जब सरकार ने इंटरफेयर किया था। सरकार के एक्शन के बिना इसे सुधारना बहुत मुश्किल है। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई सेक्टर को पब्लिक किया था। उन्होंने LIC और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिससे ढेरों लोगों को रोजगार मिला था। व्हाइट रेवोल्यूशन ने 1970 के दशक में भारत की दूध की कमी से दुनिया का सबसे बड़ा दूध प्रोड्यूसर बना दिया, और ये तभी संभव हुआ जब सरकार ने इंटरफेयर किया। हैदराबाद में एक IT हब का निर्माण कैसे बन पाया? क्योंकि सरकार द्वारा इंटरफेयर करने के कारण। इसके बाद सरकार ने गैस सिलेंडर और तेल की प्राइस को बढ़ा दिया और रोजगार के नाम पर सरकार ने टैक्स कम कर दिया और कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर देती है। और 2019 में इसकी वजह से देश को सिर्फ एक साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। सरकार को अरबपतियों के चंदा धंधा मॉडल से फुर्सत मिले तो उन छोटे दुकानदारों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, उनको भी प्रमोट करने की जरूरत है। अगर सही में देश में जॉब क्रिएट करनी है तो आप यहाँ सरकार के भरोसे मत बैठे रहो कि किसी दिन सरकार एक्शन लेगी और मुझे नौकरी मिलेगी। दोस्तों, आप सभी अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं। ये बात समझ लो कि सरकारी नौकरी हो या ना हो, प्राइवेट नौकरी हो या ना हो, आपको खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई स्किल सीखो, ये कोई भी स्किल हो सकती है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपना बिजनेस शुरू करने में, तो आप किसी भी सेल्स पर्सन के साथ काम कर सकते हैं। किसी सुनार की दुकान पर कुछ टाइम जाकर काम करो और सीखो कि ज्वेलरी डिजाइन कैसे की जाती है। किसी हैंडीक्राफ्ट वर्कर को ढूंढो, उनके साथ काम करो, लेकिन घर बैठे इंस्टाग्राम पर अपना टाइम खराब मत करो। अपने एरिया में अपने आसपास अलग अलग काम होते हुए देखो और सीखो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसे पूरी संजीदगी और मेहनत के साथ किया जाए तो। अगर आप संजीदा हैं तो आप काम करना सीखिए और बहुत जल्दी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कर पाओ। लेकिन कुछ भी करने के लिए आपको यहाँ शुरुआत करना जरूरी है। दोस्तों, अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।